गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए। ये कोई देखिए ऐसा है, कोई जादू टोना तो हो नहीं सकता। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर के उनके मन में फियर कभी कभी पैदा हो जाता है। पढ़ाई उनकी ठीक है, तो तुम में से जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी है और वो स्ट्रेटजी को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के पहले से ही परेशान है, उनके लिए जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है वो तो मस्त हैं, जा कर के जय बजरंग बली लगाएं, कोई बात नहीं। उनके लिए मेरी सलाह है 20 में से सिलेक्ट कर लें और जो मन आए सो लगा दें। लेकिन जिन लोगों ने पिछले बार 0.5 से या 0.1 से 1.5 से 1 नंबर से 2 नंबर से मिस किया है और इस बार उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उनके लिए बहुत मैं फ़िक्रमंद हूँ और मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों की पढ़ाई प्रॉपर हो चुकी है, पहली बार दे रहे हैं लेकिन उन्होंने अच्छे से लिया है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये 10-11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन रियल कंपटीशन जो है वो 30-40 हज़ार लोगों के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। तो और जो पास करते हैं, देखिए प्रीलिम्स के साथ मज़ेदार बात ये है, मज़ेदार क्या कह लें, मज़ेदार के अलावा कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, कि इसके होने का कोई मतलब नहीं है लेकिन ना होने का सारा मतलब। आप प्रीलिम नहीं निकला तो सब बेकार, और निकल गया तो कुछ नहीं, जस्ट द परमिशन टू गो फॉर मेंस, रिटन एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स ऐसा है क्यों, प्रीलिम लाया क्यों गया है? प्रीलिम तो इसलिए लाया गया कि मेंस में बैठने वाले अच्छे बच्चों को बीच में कंपटीशन कराया जाए। और स्पूरियस जब प्रीलिम लागू किया गया 79 में, तो उसमें कहा गया जस्ट टू वीड आउट द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको निराई करके बाहर कर दिया जाए, इसलिए लाया गया था। तो जिन लोगों की प्रॉपर तैयारी है उनको नहीं घबराना चाहिए, उनके लिए ही तो प्रीलिम रखा गया है, जिससे मेंस अच्छे से हो सके। अब कल्पना करो 5 लाख लोगों की मेंस की कापी चेक होनी होती तो कैसे चेक होती? तो जो अच्छे से तैयारी किए हैं उनको प्रीलिम्स को वेलकमिंग माने स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना चाहिए, और भीड़ से अलग होने का एक इंतज़ाम है। और इसलिए चूंकि आप भीड़ नहीं हो, इसलिए इस बात को लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए। अब सवाल उठता है तैयारी कैसे करें। देखिए कुछ बातें तो एक ये है कि प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस है, और मल्टीपल चॉइस में अमूमन ऐसा लगता है कि ये भी सही ऐसा लग सकता है। कुछ क्लूज देने की बात होती है, कुछ फैंटास्टिकल एडवाइसेस लोग देते हैं कि जहाँ एब्सोल्युटली लिखा हो, जहाँ इस तरीके के एक्सट्रीम टर्म्स इस्तेमाल किए गए हों, तो समझ लेना उसको बाहर कर देना। यार देखो ऐसा है, ये सीरियस पढ़ाई का एग्ज़ाम है, इसमें कोई वो सुडोको नहीं आप खेल रहे हैं कि सुडोकू या जो भी होता है, ये कोई ऐसा गैम्बलिंग नहीं है कि सामने वाले का चेहरा देख करके पकड़ लिया कि उसके पास ट्रेल है, कि उसके पास जो है कलर लगा रखा है, वो फ्लूक कर रहा है, कि दबाव में ले रहा है। ये नॉनसेंस बातें सोचना छोड़ दीजिए। केवल और केवल ये साफ सुथरी पढ़ाई का एग्ज़ाम है, और जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनको इस एग्ज़ाम से बिल्कुल नहीं घबराना है। अब एक बात का आप ध्यान रखें कि अभी तक पिछले कई सालों को आप देख लो कि जो लोग प्रीलिम पास करते हैं, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं इन बातों पर भी विश्वास करता हूं कि ओमेन, शगुन अपशगुन जिसको कहते हैं। तो जब मैंने आपसे बात करना चालू किया, इसी समय बरसात होने लगी, बाहर काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इन बातों पर काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो
बात होती है कि इसमें किसी तरह का फ्लूक नहीं। अब आपको जो कंपटीशन निकालना है कि फेल होना है, ये आप पर है। कंपटीशन निकालना फेल होना है, आप पर है। इसका मतलब क्या कि पिछले कई सालों से आप देख लो, या जब से 79 से प्रीलिम लागू हुआ तब से देख लो, हमेशा से प्रीलिम, जब पहले ऑप्शनल हुआ करते थे तब, अब जब है तब 49.8%, 49.6%, 50% के आसपास एक आध बार ही ऐसा हुआ कि 51%, 2% को क्रॉस कर गया, प्रीलिम निकल जाता है। 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल में से यदि आपका गलत किया हुआ घटा बढ़ा करके 51, 52 सही हो जाता है, माने स्कोर आपका 100 के आसपास आ जाता है, तो आप प्रीलिम पास कर जाते हो। आप पिछले कई सालों के पेपर्स को आप देख लें, उसमें 30-40 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही साधारण होते हैं, 20-25 तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी आते हैं, और फिर एवरेज पढ़ाई करने वाले को 40 आते हैं। 10-12 सवाल करने में ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, और करते क्या हो कि आप अपने एनर्जी बर्बाद कर देते हो 20-25 उन सवालों को जो बहुत टफ है, आप उनको लेकर के तैयारी करते हो। तो उनको लेकर तैयारी करने का मतलब ही हो गया कि आप 20-25 सवालों के लिए तैयारी करो, माने फेल होने की गारंटी आप लेकर के बैठे। आप बेसिक्स को ध्यान में रखिए। तो मैं आपको एक चीज़ पहले हिदायत के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अब जो समय है इसमें नई किताब मत उठाइए। पिछले समय से जो किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों पर आप भरोसा करिए। नई किताब उठाओगे तो उस किताब में कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, और कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। यदि एनसीईआरटी की बुक्स आपने नहीं पढ़ी हैं किसी टॉपिक पर, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिए। इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे ज्ञान विज्ञान किताबें छप रही हैं, पब्लिकेशंस है, सोशल मीडिया है, हर जगह पर है, तो कहाँ से पूछा जाएगा? तो पूछा तो वहीं से जाएगा ना जो सरकार का अपना ऑथेंटिक सोर्स होगा। तो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, सरकार के पब्लिकेशन डिवीज़न से छपने वाले मटेरियल पर पूछा जाएगा। योजना यदि बुक आप पढ़ते रहे हैं तो योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र देखते रहे हैं तो उसको देख लीजिए। यदि आप इंडिया पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अब आप ना पढ़िए। सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको ज़रूर देखिए। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि एरिया कौन कौन से आपको देखना है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को आपको ज़रूर देखना है। पिछले सालों, पिछले कई महीने के हिंदू अखबार को आप देख लीजिए, नहीं तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो बाकी किसी अखबार की लगातार की जो सीरीज आती है उसको आप देख लीजिए। और जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते हैं तो किसी एक मैगजीन को ही आप दिमाग में रख करके पढ़ाई करिए। मैगजीन हर महीने बदलिए मत। तो जो भी मैगजीन आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए। दूसरी बात यह है कि अब आपको ये देखना है, इधर आप देख रहे होंगे कि ट्रेंड जो हुआ है पिछले 6-7-8 साल से, कि करंट, बेसिक्स और करंट, दो चीज़ों पर ध्यान आपको लगाना है। बेसिक्स जैसे आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री, पिछले आप कई सालों से देख डालें तो 100 में से करीब 38-39 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री से आते हैं। अब इसमें 48-39 में कभी हिस्ट्री वाले से बात करोगे तो वो कहेगा 18-19 सवाल हिस्ट्री से आए, कॉन्स्टिट्यूशन वाले से बात करोगे तो कहेगा 18-19 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से आए। क्यों? क्योंकि जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो सारे जो एक्ट्स पर पूछने वाले सवाल हैं वो हिस्ट्री के भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं। पढ़ाने में टीचर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन वाले से पढ़ लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला कहता है हिस्ट्री वाले से पढ़ लेना, लेकिन जब अपने सब्जेक्ट का बताना होता है कि हमारे सब्जेक्ट से कितना आता है तो वो अपने में शामिल कर लेता है। तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि ज़्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो सवाल बैरक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और हिस्ट्री में तो सीधा होता ही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो अखबारों में किसी वजह से न्यूज़ में रहे हों। जैसे धोलावीरा न्यूज़ में आ गया, 40th साइट आपका बन गया, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की है उसमें से वो रख लिया गया यूनेस्को। तो अब धोलावीरा को आप ध्यान से देख लीजिए, धोलावीरा के बारे में पढ़ लीजिए, उस पर जोशी ने काम किया, बिस्ट ने काम किया। अब पता नहीं उसमें क्या पूछ लिया जाए कि नदियों के बीच में है, किसने वहाँ पर काम किया, कौन आर्कियोलॉजिस्ट था, कौन डायरेक्टर जनरल था, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से जैसे राइनो अशोका करके एक सवाल आ गया, किस इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, तो अखबार में आया था इसलिए वो पूछ लिया गया था। तो ऐसी बातों को भी आप ध्यान में रखिए।
लेकिन मेरा कहना ये है कि जिन एनसीईआरटी बुक्स को आपने पढ़ा हो उन बुक्स को इस समय रिवाइज कर लीजिए, अभी मौका है। और उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं अक्टूबर में तो उसके पहले भी 1 घंटे में आप उनको दोबारा देख सकें। तो हिस्ट्री की किताबें, ज्योग्राफी की किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें माने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क्स, उसकी जो थ्योरी वाला एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री के एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न जो है, ज्योग्राफी की जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और ये आपने पढ़ी है। इकोनॉमिक्स की जो सिंपल इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में वैसे आपको मैं सलाह दूंगा कि आप कोई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या उसके चक्कर में ना पड़े। इकोनॉमिक्स में मोटा मोटी 3 सर्वे, बजट और स्कीम्स डिटेल में देखें तो आपका इकोनॉमिक्स का काम चल जाएगा। ज्योग्राफी में दोनों तरीके की बातें आती हैं। ज्योग्राफी में आप देखोगे कि जो कुछ फंडामेंटल्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, उसमें करेंट्स पूछ ली जाती हैं, जो भी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी है और क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी, किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उन चीज़ों पर भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप देखोगे वर्नेबल है या डेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंस्टिंक्ट है, किसी भी तरीके की स्पीसीज के बारे में हर बार 1-2 सवाल जरूर आते हैं। तो आप इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ जो नेचर है उसकी जो लिस्ट जारी होती है उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे सवाल आपको ज़रूर आएगा। कोई भी किसी भी चीज़ पर पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सीहू पर इस बार पूछने की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि गैंजेटिक वेल्स में जो डॉल्फिन था वो तो अब नहीं, ब्रह्मपुत्रा में है। ब्रेडेड, मैंने अपने बच्चों से एक सवाल पूछा है, तो ब्रेडेड रिवर करके जो उसकी किताब आई है उस पर लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। वर्ल्ड जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन पर सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इधर आप देखते हैं पेगासस आया, उस पर हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कोरोना पर जरूर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन कोरोना पर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कितने मरे कितने जिंदा हुए। कोरोना पर ये पूछा जाएगा भारत में जो लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उसको लेकर के सवाल पूछा जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन, आप देखिए इंटरनेशनल सिनेरियो को देखोगे तो मैं 2 चीज़ों पर आपको पक्का बताता हूँ कि सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक सवाल क्या पूछा जाएगा, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर जरूर IPCC को आप जरूर दिमाग में रखिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके अभी ग्लासगो में मीटिंग होने जा रही है, इस पर आप जितना भी आपका कोटो प्रोटोकॉल से लेकर के अभी तक जितना पेरिस, इसके बाद जितना कुछ हो रहा है, सब पर आपको दिमाग रखना पड़ेगा। इंटर्न गवर्नमेंटल जो पैनल है कंजर्वेशन को लेकर के IPCC, उस पर जरूर सवाल पूछा जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, इस बार हम जो उसके चेयरपर्सन हैं, तो उसमें 3 थ्योरी हमने लिया है। अब एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, एंटी टेररिज्म और पीस की बात है। मैरीटाइम से रिलेटेड जरूर सवाल पूछे जाएंगे। मोदी ने एड्रेस किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया था, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के 5 उन्होंने बातें की थी, उस पर जरूर सवाल पूछा जाएगा। IOC पर जरूर सवाल पूछा जाएगा, ये ब्लू इकोनॉमी पर जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब अफगानिस्तान को लेकर के जो हुआ है, तो क्वेड है, ट्रॉयका है, पर जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है, इस पर आपकी नज़र प्रॉपर है तो आपको इसमें से 10-12 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री में पढ़ते वक्त आप ध्यान रखो, कल्चरल पोर्शन पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वैदिक है, इंडस है, वैष्णोइज्म है, मिडिवल में आएंगे भक्ति है, सूफी है, सिखिज्म है, और फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इस पर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूर सवाल पूछे जाते हैं। अमूमन एनसीईआरटी की बुक से ही कवर हो जाता है। मॉडर्न में आओगे तो किसान आंदोलन है, ट्राइबल आंदोलन है, बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, कांग्रेस है, बाकी जो कम्युनल डायमेंशन है, कम्युनलिज्म है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अब हमने 75वां जो है वो इंडिपेंडेंस बनाया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 1947 के आसपास का, इन पर जो लिखी गई किताबें हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे, किताबों पर आप नज़र रखिए। तो जो अखबार के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे आप प्रीलिम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कोई नई किताब इस समय आप ना पढ़ें, सर्वे देख लें जो सर्वे आया हुआ है, बजट देख लें, सरकार की स्कीम्स पर बड़ा नज़र रखें। स्कीम्स पर पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि स्कीम किसको टारगेट, आप किसानों से संबंधित और स्त्रियों से संबंधित 2 स्कीम बड़ी महत्वपूर्ण है।
इन इस प्रकार की स्कीम्स को आप वो एक चार्ट बना दें और उसमें दो बातें देखना जरूरी है। टारगेटेड ग्रुप क्या है, बेनिफिशियरी कौन है, और दूसरा है किस मिनिस्ट्री में आती है। मिनिस्ट्री आप देखते हो 2 ही 3 बातें उसमें पूछी जाती हैं। आप बड़ी पॉपुलर योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है, फलाना है, धमाका है, इतना बहुत सारे मतलब स्कीम का तो भरमार है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट है माने स्कीम होगा, क्योंकि वेलफेयर करना है। वेलफेयर में जो सबसे ज़्यादा वर्नरेबल सेक्शन है पहले उनका वेलफेयर करना, तो सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्त्रियाँ हैं तो उनका वेलफेयर करना है। फिर क्या है, गांव का आदमी है तो गांव के लिए तमाम सारी स्कीम आई हैं, शौचालय को लेकर के, आवास को लेकर के, सब हर घर में पानी पहुंच जाए इसको लेकर के, हर घर में गैस पहुंच जाए उसको लेकर के, हर घर में खाना पहुंच जाए उसको लेकर के, किसान का स्वाभिमान जिंदा रहे उसको लेकर के। स्त्रियों में कई तरीके की स्कीम है, पढ़ने की अलग स्कीम है, विवाह की अलग स्कीम है, बच्चों की अलग स्कीम है, बच्चे ना पैदा करने का अलग स्कीम है, बच्चे पैदा हो जाए तो उसके लिए अलग स्कीम है। ये जितने भी स्कीम है उनका आपको एक चार्ट बना लेना है। तो मनोरंजन के साथ आप इसको पढ़िए। याद होने में दिक्कत आए तो घर वालों को समझाइए कि देखिए ये हुआ है, अम्मा ये है, बहन ये है, ये बताइए। तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन में आपको याद हो जाएगा। बड़े बोर्डम में पढ़ाई मत कीजिए कि बैठे हैं अकेले बंद करके कमरा, मार सीरियस, खोपड़ी नीचे लटका लिए हैं। जो बातें लोगों को यूं ही पब्लिक में मालूम है उनको आप ऐसे पढ़ते हो जैसे वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो। शेयर करते हुए पढ़िए ना। अखबार में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, आप किसी साधारण आदमी से बात करोगे ना, वो उन पर क्लियर है। आपको लगेगा ये कैसे जानता, वो इसलिए जानता है कि वो मौज में पढ़ता है, तुम इसलिए नहीं जान पाते हो कि बर्डन में पढ़ते हो। तो थोड़ा सा मनोरंजन के साथ पढ़िए। बेयर एक्ट पर पूरा ध्यान रखिए। मैं आपको बता दूं, बेयर एक्ट में गारंटी के साथ जो है वो आपका 9th B जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा गया है उसमें जरूर सवाल आएगा। लोकल बॉडीज को लेकर के, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और माने 9th A 9th B जरूर सवाल आएगा। शेड्यूल से रिलेटेड सवाल। अब तीनों लिस्ट आपको देख लेना है। ये 7th शेड्यूल आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो है 11th शेड्यूल, 10th शेड्यूल माने जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए थे। इसके बाद कोऑपरेटिव इधर के रिसेंट अमेंडमेंट्स जैसे 127th बिल आया कि स्टेट्स को फिर से पावर दिया गया कि वो अपने ओबीसी की पहचान कर सकें। इस पर जरूर आएगा कि कौन सा एक्ट बनने जा रहा है। तो इधर 81 से लेकर के और 105 एक्ट तक, अमेंडमेंट एक्ट, इनको आपको जिसमें एक तरीके से 81, 85, 86, 91, 92, 93, 97, 10 और इधर 101, 102, 103, 104, 105 अमेंडमेंट एक्ट, इन पर क्या इनमें फेरबदल किया गया, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर जितने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कंट्रोलर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, इन पर कौन कौन से आर्टिकल हैं ये होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं वो आपको याद होने चाहिए। हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल याद होने चाहिए। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए। और ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है 324, 325, 326, 327, अब आप केवल 324 जानते हो, बाकी नहीं जानते हो। इनको पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, राइट टू वोट कौन सा राइट है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कौन सा राइट है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट फंडामेंटल राइट के तहत मिला हुआ है, लेकिन वोट देने का राइट फंडामेंटल राइट के तहत नहीं मिला हुआ है, वो 326 के तहत मिला, वो लीगल राइट हो जाता है। वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास C में आ जाता है, वो फंडामेंटल राइट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक्स को पकड़िए। फिर आप जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री में एक रिदमिक प्रोग्रेशन देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक से आने के बाद कुतुब मीनार बनने से लेकर के और लोदियों तक किस तरीके से आर्किटेक्चरल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, तो आपका कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगा कि लोदियों पहले उसमें इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश के बाद बलबन का क्या उसमें योगदान है, फिर आप देखिए खलजियों ने उसमें क्या जोड़ दिया, फिर तुगलक ने उसमें क्या बढ़ा दिया, फिर सैयद के समय क्या आ जाता है, और फिर लोदियों के समय। यदि आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो आप ढूंढते रहिए कि इस किताब में पढ़ लें कि उस किताब में पढ़ लें। फिर मुगल्स आते हैं तो मुगल्स के बीच में शेरशाह ने क्या कंट्रीब्यूशन किया,
उसका लिंक आप जोड़ लीजिए। इसी तरीके से जब आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म पढ़ते हैं तो वहाँ से फिर आप भक्ति में आ जाइए, तो भक्ति के कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूटी आपको समझ में आ जाएगी। कबीर किस क्लास को आगे बढ़ा रहा है, दादू किस क्लास को आगे बढ़ा रहा है, नानक ने कौन सी बात ऐसी कह दिया जो उपनिषदों से जुड़ती है। यदि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको है तो आपको आंसर मतलब आप गलत नहीं करोगे। लेकिन यदि आप यूं ही पढ़ते हो तो गलत। इसीलिए किताब को 1-2 बार पढ़ के तीसरी चौथी बार में फिर उससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालना चाहिए। इसी तरीके से मॉडर्न में आइए। मॉडर्न में एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है, नेशनल मूवमेंट का पोर्शन है। नेशनल मूवमेंट का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन की बनस्पति। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इम्पॉर्टेंट एक्ट्स देख लेने हैं कि किस समय क्या उन्होंने किया। 1935, 1990, 1909, 1892, 1861, 1858, 1853, जितने चार्टर एक्ट हैं, उसके बाद काउंसिल एक्ट हैं, उनको देख लेना। लेकिन ज़्यादा जो एम्फेसिस आपका होना चाहिए वो नेशनल मूवमेंट पर होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट में जो कल्चरल, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट होते हैं उनसे भी ज़्यादा किसान मूवमेंट पर, ट्राइबल मूवमेंट पर, तो इन पर आप देख लें, उनके नोट्स देख लें तो आप बेहतर कर पाओगे। तो और आपके कमरे में इंडिया का और वर्ल्ड का मैप आप जरूर टांग लें, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जैसे अभी मिजोरम असम के बीच में लफड़ा हुआ, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये स्टेट्स यहाँ से चलोगे तो कौन सा पूरब से पश्चिम की तरफ से मिलेगा, कौन सा उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलेगा, इस पर जरूर आपको पूछा जाता है। लेकिन यदि आप मैप टांगे हुए हैं तो दिखाई पड़ता है। अब अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को लेकर जरूर सवाल पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान के चारों तरफ का कौन सा है, कहाँ उज्बेकिस्तान है, कहाँ ताजिकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का है, कहाँ पर आपका ईरान है, कहाँ पाकिस्तान है, चाइना से कहाँ वो जुड़ता है, कौन। अब प्राचीन काल के खैबर, गोलन ये दर्रे हैं, ये ज़्यादातर इसी इलाके में पड़ते हैं, तो अब उन पर भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। कितने लैटिट्यूड पर, कितने लॉन्गिट्यूड पर ये जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आप मैप पर ध्यान रखना कि ईस्ट एशिया माने आपका इजराइल से जुड़ा हुआ सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, इनको लेकर के फिर आप आते हैं सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनको लेकर के। साउथ ईस्ट चाइना का ज्योग्राफी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा चूँकि चाइना के साथ इसमें डोकलाम कहाँ पर है, इसके गलवान घाटी कहाँ पर है, इधर आ जाइए, फिर फिंगर्स, तो ये आपका ठीक से देखा हुआ होना चाहिए। तो रोज़मर्रा में जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं पिछले प्रीलिम्स के बाद से, तो उन्हीं चीज़ों पर आप फोकस करिए कि वो सवाल आपके गलत ना होने पाए, नई चीज़ के सर्च में आप ना रहिए, तो आपका प्रीलिम बड़े आसानी से निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत कूप मंडूक हो करके, बहुत आइसोलेटेड हो करके, बहुत सॉलिटरी जगह में रह करके आप तैयारी ना करें। रोज़ एक आप पेपर जरूर देख लें, माने लगा डालें, और उल्टा क्रम से चालू करें, 20 से 19 से 18 से 17 से 16 से, और इधर के ही 5, 6, 7 साल के आप पेपर का कर डालें, बजाय इसके कि तमाम सारी कोचिंगों का इधर उधर जो तमाम सारे मिलते हैं। उसके बेहतर ये होगा कि आप यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, और मैं आपको सलाह दूंगा कि विभिन्न राज्यों के जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो इंग्लिश में, यहाँ तक कि तमिलनाडु का, आप जैसे राइनो अशोका पर जो सवाल पूछा गया था, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये सवाल पहले ही तमिलनाडु पीसीएस में पूछा जा चुका था। तो डिफरेंट कमीशंस में पूछे जाने वाले पेपर भी यदि आपको देखने को मिल जाए तो उनसे भी आपको सवाल 2-4 सवाल मिल जाते हैं, बजाय इसके कि आप 30-40 हज़ार लोगों के वो लगाएं तमाम लोग। अब देखिए क्या होता है, जिन लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं और उनका मेन बिजनेस टेस्ट सीरीज का ही है, तो वो लोग क्या करते हैं, सवाल को इतना बम्बास्टिक बना करके आपको देते हैं कि जिससे लगता है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते हैं कि देखो कितना टफ आता है। सवाल एक नहीं मिलता। 40,000 आप सवाल लगा डालेंगे, सवाल एक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो इस तरीके से सवाल बना रहे हैं कि उनको ये दिखाना है कि देखो सवाल इस तरीके का हो सकता है। वो उस तरीके से बना ही नहीं रहे जिस तरह से पूछा जाता था। आपको 400 सवाल मैं बता दूं तो 400 से में से आपको 20-25 सवाल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सवाल हैं जो साधारण तौर पर सिंपली किसी भी किताब में लिखे हो तो मिल ही जाएंगे। तुम भी धैर्यपूर्वक निकाल लो तो तुमको भी मिल जाएगा। मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर आप कुतुबुद्दीन से लेकर के और शाहजहां तक का पीरियड कवर कर लीजिए, आपको एक सवाल मिल जाएगा। सूफियों का आप कर लीजिए, आपको सवाल मिल जाएगा। भक्ति पर कर लीजिए, आपको सवाल मिल जाएगा। स्कीम जितनी सिंपल निकली हुई, मिनिस्ट्री पता लगा लीजिए, आपको सवाल मिल जाएगा। उतने इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस बनाने की क्या ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल पूछते हैं, इतना हाइपोथेटिकल उसको बना देते हैं कि आपका दिमाग घूम जाता है।
कमीशन ऐसा पागल है क्या? इस तरीके के आदमी को लेकर के पागलों को लेना चाहता है क्या? अरे भाई, जिसका बिल्कुल सिंपल ब्रेन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को एज इट इज़ समझने का प्रयास करता है, उसी को लेना चाहेगा। तो जो किताबों में सिंपल लिखा है उसी के आधार पर आप तैयारी करिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करिए, पास्ट ईयर्स के पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, और जो है वो बुक्स में जो पढ़ा है किताब बंद करके रख दीजिए, और रखने के बाद सोचिए कि इस किताब में क्या लिखा है। यदि आपको नहीं याद आता है तो किताब पलट के देख लीजिए। दिन भर का पढ़ा हुआ शाम को रिवाइज कर लीजिए किताब बंद करके कि हमने दिन भर में क्या पढ़ा है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी से आपको 35-37 सवाल मिलते हैं, मान लीजिए उसमें 25-30 हो जाते हैं। बाकी इकोलॉजी से, इकोसिस्टम से, क्लाइमेटोलॉजी से, इससे बहुत सारे सवाल मिलते हैं। स्कीम से बहुत सारे सवाल मिलते हैं। और इस तरीके से आपको जितने में प्रीलिम पास करना है उतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ा है उसी में से आपको सवाल मिल जाते हैं। बहुत पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त समय है, रिवीजन कर डालिए। आप चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन में किताब पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बेर एक्ट के साथ पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते वक्त एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई उस तरीके से आप ना लीजिएगा। एनसीईआरटी में मिस प्रिंट बहुत है, तो एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त उसकी डेट्स पर, उसकी और चीज़ों पर, थोड़ा सा फैक्ट्स पर जो दिए गए होते हैं उनमें थोड़ा सा इंटरोगेटिव मार्क्स लगा के रखिए। वो 93 को 83 लिख देगा, किसी को कुछ लिख देगा, किसी को कुछ लिख देगा। ऐसी 50 गलतियाँ एनसीईआरटी की बुक्स में हैं, तो उसको पढ़ते वक्त सतर्क रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल टेक्स्ट भी अपने साथ रखिए, कि उनका जो क्रॉस चेकिंग जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से आप करते रहिए। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है। थोड़ी सी दिन मैंने 24 घंटे में थोड़ा सा वॉक करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज और थोड़ा इधर उधर बातचीत करना, इसका भी सिलसिला चलाए रखिए। दोस्तों के साथ, यदि आप बाहर हॉस्टल में रहते हैं दोस्तों से थोड़ी बातचीत करिए, घर में रहते हैं तो घर वालों से थोड़ी बातचीत करिए। माने बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना रहिए तो बेहतर होगा। और जब वहाँ परीक्षा हॉल में जाएंगे तो उसके पहले अभी हम 1-2 और वीडियो बनाएंगे, हाउ टू हैंडल प्रेशर, तो उस पर और बनाएंगे। अभी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को ठीक से सिलसिलेवार उसको रिवाइज कर लें, और किसी कॉपी में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें, जिससे कि एग्जामिनेशन के पहले दिन ज़रूरी चीज़ों को घंटे 2 घंटे में ही देख करके आप जा सकें। थैंक यू।